फिनिश हो गया था, तो आज हमने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी इंटर रिलेटेड है। जैसे इस चैप्टर में हम बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, फिर अगले चैप्टर में भी करेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे कि क्या वो जो अगला फंक्शनल ग्रुप है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो पहले जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उससे कम है या ज्यादा है। तो मतलब ये सब इंटर रिलेटेड है, क्वेश्चन एक ही आएगा, वो चारों चैप्टर को मिला के आता है कि 4 कंपाउंड दे दिए गए अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप वाले और बोल दें कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए हम एंड में भी एक बार दोबारा पढ़ेंगे, पर ये है कि आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं सिर्फ अल्कोहल की बात कर रही हूँ या जो हम पढ़ चुके हैं उनकी बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर आप कंपेयर करें, हमने पहले ये पढ़ा था कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को पेरेंट हाइड्रोकार्बन से या करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें, ज्यादातर हम कौन से हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करते हैं? एक तो पेरेंट से करते हैं जिससे वो बना है, या फिर जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो लगभग क्या हो, सेम हो। तो ऐसे केसेस में जो है अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है देन पेरेंट हाइड्रोकार्बन या करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि पिछली बार हमने बोला था ये जो ग्रुप होता है ये पोलर होता है, ये जो सी एक्स बॉन्ड होता है ये पोलर होता है। सो इसकी वजह से, पोलर होने की वजह से इसमें जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे दे विल बी स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोकार्बन, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है ज्यादा। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें अल्कोहल से, बिकॉज अब हम अल्कोहल पढ़ेंगे, तो जो अल्कोहल्स होती हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज मोर देन अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन। क्यों होता है? बिकॉज इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई अल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्काइल हैलाइड, तो उसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। ये जो नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है, ये आपने ये इसको मत जो है कि ये आपने लिखना है, ये नहीं लिखना है, पर इतना ध्यान रखिए ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देन आता है यहाँ पे देखिए, ये कंपैरिजन दिया हुआ है, हमने पिछली बार इतना पढ़ा था। तो ये देखिए ये मीथेन है, मीथेन का 90 होता है। ऐसे ही अगर आप क्लोरोमीथेन की बात करें, क्लोरोमीथेन का 278 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक मिनट, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 278 इसका है, सॉरी। तो वो चीज ध्यान रख लीजिएगा कि असल में ये जो ब्रोमो होता है उसका ज्यादा होता है, यहाँ पे टू, ये चेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि क्लोरो का जो होगा कम होगा उस, क्योंकि जो आपका Br एटम है उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, तो उसकी साइज भी ज्यादा होता है, उसमें वंडरवल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो भाई इसका मॉलिक्यूलर मास और ज्यादा होगा। अब इन तीनों से ज्यादा किसका होगा? आपका अल्कोहल का ज्यादा होगा। तो ये नीचे वाला जो है वो इंटरचेंज्ड है, इसको ठीक कर लेंगे, मैं बाद में कर दूंगी। तो बाकी ये चीज आपने देखनी है। मान लो अगर अरेंज करना आता है तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी है, जितने भी चैप्टर्स हम करेंगे, 4 चैप्टर करेंगे, चारों की इंटर रिलेटेड है। ये मत सोचिएगा सिर्फ अल्कोहल के बारे में पूछ लेंगे, नहीं, वो सबके बारे में 4-5 कंपाउंड दे देंगे, उसमें कुछ अल्कोहल होंगे, कुछ एल्डिहाइड होंगे, कुछ कीटोन होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग क्योंकि ऑर्डर ये में। जो, हाँ ये जो, इंक्रीजिंग हाँ ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा इसमें ये, इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते ऐसे हैं, मीथेन लेस देन क्लोरोमीथेन, फिर क्योंकि क्लोरोमीथेन पहले बोल रही हूँ उसका कम किससे है? ब्रोमोमीथेन से। ब्रोमोमीथेन लेस देन जो है मीथेनॉल। इस तरह से इसको रीड आउट करते हैं। अब आता है, अगर मेरे पास अल्कोहल हो, मतलब मुझे क्वेश्चन में अल्कोहल दिए हो, अगर मैं उनको कंपेयर करती हूँ,
तो ये पुरानी बात ही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ये पीछे भी हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही अल्कोहल में भी होता है। अगर आप सारे अल्कोहल्स को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, तो with increase in number of carbon atom boiling point increases. Why? Because with increase in carbon atom van der Waals forces increase करते हैं, साइज बढ़ता है, van der Waals forces बढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में ही होगी, लेकिन बाकी कौन से फोर्सेस बढ़ रहे हैं? van der Waals forces बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अल्कोहल को कंपेयर कर रहे हैं। अब पिछली बार आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि ब्रांचिंग के साथ साथ फॉर आइसोमर जो है ब्रांचिंग के साथ साथ जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है? सरफेस एरिया कम होता है, तो van der Waals फोर्सेस डिक्रीज करते हैं। तो सेम इज द केस विद अल्कोहल। जो आइसोमरिक अल्कोहल्स होते हैं, मीन जिनके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इन दैट केस डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। या क्यों डिक्रीज करता है उसका रीजन मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, बिकॉज van der Waals फोर्सेस कम हो रहे हैं। वो क्यों कम हो रहे हैं? बिकॉज सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देन इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो पहले में अगर आप देखेंगे इट इज एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन मतलब ये मैं कॉमन नेम बोल रही हूँ, जानबूझ के मैं कॉमन नेम बोल रही हूँ, क्योंकि पेपर में कई बार एन प्रोपाइल अल्कोहल लिखा होता है, सोचते रह जाते हैं ये क्या है। तो मैंने आपको बताया था एन का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन है। फिर ये जो है अगला जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें, ये आइसोप्रोपाइल है। इसका अगर आप नाम देखें, आयुपैक नेम, देन इट्स नेम विल बी प्रोपेन टू ऑल। 2-ol। यस मैम। ठीक है ना? तो अब इनमें ब्रांचिंग के साथ साथ घटेगा, तो इसका मतलब जिसमें ब्रांचिंग कम होगी उसका ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा है। ऐसे ही आप इन तीनों की बात करें, नीचे वालों की, तीनों में 4-4 कार्बन एटम है, तीनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो ये देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इट इज ग्रेटर देन ये वाला कंपाउंड एंड इट इज ग्रेटर देन दिस कंपाउंड। अब आप इनकी नेमिंग अगर आप करेंगे, अगर आप पहले की नेमिंग करेंगे, तो पहला जो है वो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन 1-ol। हेलो और अगर मैम। आप हाँ, अगर मैम आप इसकी अगर बात जैसे मैम ये थर्ड वाला है इसमें मैम, मैम जैसे थर्ड वाला जो कंपाउंड है जिसमें OH और CH3 है, अगर मैम हम सेकंड वाले में CH3 जो एक है उसकी जगह 2 मैम लगा दे, CH3 ऊपर कर दे, फिर कहाँ इन पे दोनों के कंपैरिजन में उन दोनों की ब्रांचिंग तो सेम हो जाए। मैम जो कहाँ सेकंड पे वाला, ये जो जहाँ पर CH3 लगा है ना एक, हम्म अगर मैम हम H हटा के इधर एक और CH3 ऊपर लगा दे, और मैम फिर मैम यहाँ पे थर्ड और सेकंड, हाँ तो फिर बेटा मैम थर्ड कार्बन और गिनती करो ना। नहीं, कार्बन गिनती करो, कार्बन हाँ गिनती मैम ठीक करो। ठीक ठीक तुम जो कह रहे हो, ठीक। जो तुम ये यस कह मैम। रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एच नहीं होता, इसका ये एच हटा दिया जाए, तो आप इसमें खुद सोचो 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कार्बन है, इनका तो इससे ज्यादा ही होगा 5 कार्बन वाले का। तो आप इसको कैसे अच्छा कंपेयर कर सकते हैं? हम ठीक कंपेयर क्या मैम। करेंगे? आइसोमर्स को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, जिनमें सेम कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, ये तो इसलिए यस ब्रांचिंग के मैम। साथ साथ डिक्रीज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये हमारा, ये देखिए पुराना ही कंसेप्ट, बार बार वही चीज आगे रिपीट होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब आती है अल्कोहल्स का। अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप फिनॉल्स की बात करें, तो जिस तरह से अल्कोहल में होता है, फिनॉल का भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो अरीन से ज्यादा होता है। और हेलो अरीन का उनके जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन, उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि फिनॉल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जस्ट लाइक अल्कोहल। तो इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेंजीन का कम है, फिर आपका क्लोरोबेंजीन आ गया, देन ब्रोमोबेंजीन, देन फिनॉल। तो फिनॉल का सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी ये कह रहे हैं, अभी हम अल्कोहल में ईथर भी पढ़ेंगे, तो ईथर्स की अगर बात करें, और अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरिजन जो है ज्यादातर एलिफेटिक कंपाउंड का एलिफेटिक्स के साथ ही कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, अब आता है अल्कोहल और ईथर। जो ईथर होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होना चाहिए डायरेक्टली, जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल से कम होता है। बाकी कई बार क्या होता है, डिपेंड करता है कौन सा ईथर आप ले रहे हैं। ईथर का कई बार हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, कई बार बराबर होता है, तो वहां पे नहीं हम इतना जाएंगे। अब आप देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सॉल्युबिलिटी। पेपर में अगर आप पीछे क्वेश्चन भी देखें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कई बार ऐसा आ जाता है कोई कंपाउंड दे दिया जाता है, जैसे अल्कोहल ही बोला है, अल्कोहल आर मिसिबल इन वाटर। मिसिबल का मतलब क्या होता है, ये घुल जाते हैं। तो उसका रीजन पूछा होता है, मतलब अकाउंट फॉर द फॉलोइंग टाइप का जो क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा है अल्कोहल आर मिसिबल इन वाटर, मतलब आपको रीजन लिखते हैं। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, अच्छा जो भी पानी में घुल सकता है, असल में वो पानी में इसलिए घुलता है क्योंकि इट कैन एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो आप लिख देंगे, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, अगर बोला गया हो कि इट इज मिसिबल या सॉल्युबल इन वाटर, तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। हालांकि जो फिनॉल होते हैं ना, अगर हम बात करें अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करें, अल्कोहल और जो फिनॉल है, हालांकि दोनों सॉल्युबल है, लेकिन फिनॉल की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल के कंपैरिजन में, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, फिनॉल की सॉल्युबिलिटी, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूं इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जो आपका फिनॉल है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल? मैम फेनॉल में बेंजीन होता है। हाँ, तो क्या हो गया फिर बेंजीन से? पार्शियल बेंजीन डबल ज्यादा बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए वो आसानी से नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। नहीं नहीं नहीं, हर जगह पे ये नहीं देना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो बॉन्ड उसमें आएगा। इसमें क्या है, बल्की ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक चेन है। ये जो आर ग्रुप होता है, चाहे ये वाला जो ग्रुप हो ना, कार्बन की चेन हो, और ये वाली जो है ग्रुप हो, ये बल्की है, भारी है। तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, जो पानी को, देखिए ये वाला जो है पोलर पार्ट है, ये वाला पोलर है, OH जो बॉन्ड है वो पोलर है, ये पानी में घुलता है। लेकिन ये जो R है, ये जितना बड़ा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं ना, तो अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे ये जो कम हो जाती है। हाँ, ये जो ग्रुप है ये बल्की है, और साथ साथ में ये क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। इस वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, हालांकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, नो डाउट, बट ये जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक बल्की ग्रुप, तो ये सॉल्युबिलिटी कम होती है। बाकी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अल्काइल ग्रुप का, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोफोबिक मतलब, फोबिया का मतलब होता है फियर, तो हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को रिपेल करता हो। और ऐसे ये कह रहे हैं कि अगर आप ब्रांचिंग की बात करें, यहाँ पे उल्टा होता है, जैसे ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है, यहाँ क्या होता है, ब्रांचिंग के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। किसका सरफेस एरिया कम होता है? जो हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना कम होगा, पानी में सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो बाकी अगर आप अच्छा, बाकी जब अगर आप रीड करना चाहें, तो यहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, तो ये यहाँ से अगर आप चाहें रीड करना, तो फिर आप यहाँ कर सकते हैं, ज्यादा कोई वो नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे ना कुछ एक और चीज भी लिखी है। एक क्वेश्चन है, ये जर्नल क्वेश्चन है, इसे नहीं याद होता हो आपसे तो मत करिएगा। क्या होता है, एक आपने देखा होगा सिलिका जेल आती है। आपने देखा है कि जो हम नई नई पानी की बॉटल्स लाते हैं, उसमें एक पाउच होता है छोटा सा, उसके ऊपर देखेंगे ना वो सिलिका जेल होती है। उसका काम क्या होता है, हवा में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करना। बाकी जब आप लैब में जाएंगे, बड़े एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसमें कई बार हम जो, मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्ट आया, वो गीला आया है, या कोई प्रेसिपिटेट आया वो थोड़ा गीला आया, उसे सुखाना है कि उसमें मॉइस्चर भी ना हो, क्योंकि उसकी मुझे वेइंग करनी है। वो
अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन वाले ज्यादातर होते हैं जिसमें यील्ड पता लगानी होती है। यील्ड मतलब कितना कंपाउंड आपका बना, तो पानी तो नहीं होना चाहिए ना उस कंपाउंड में, तो उसको पहले जो है ओवन, जो भी हमारा ओवन या वगैरह होता है वहां पे उसे सुखाया जाता है। उसके बाद में उसको सिलिका जेल में भी रखा जाता है कि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये कह रहे हैं अल्कोहल्स जो होते हैं कभी भी उनको ऐसे ही वो सिलिका जेल यूज करते हैं, ऐसे ही एक होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी क्या करते हैं, ये भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर। कह रहे ये यूज नहीं किए जाते अल्कोहल्स को एनहाइड्र मतलब वो करने के लिए, जो है ड्राई करने के लिए। क्यों नहीं यूज किए जाते, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करके ये कुछ सॉलिड डेरिवेटिव्स बना लेते हैं अल्कोहल के साथ, इस वजह से यूज नहीं किया जाता। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। पर अल्कोहल को हम ड्राई नहीं करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड से, बिकॉज ये उसके साथ रिएक्ट होके अल्कोहलेट्स बना लेते हैं, तो ये नहीं आएगा वैसे तो पेपर में। अच्छा, अब मैं एक चीज और, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अब कंपेयर किया हुआ है बुक में, ये ना कंपैरिजन दिया हुआ है, ये आपका इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, इसमें कितने कार्बन है, 2। ये मिथॉक्सीमीथेन दिया हुआ है, इसमें 2 कार्बन है। अगर कोई बच्चा मुझे बोले कि आप इसको प्रोपेन के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इसमें तो 3 कार्बन है, आ सकता है ना कि चलो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं इथेन के साथ तो इथेन का कम आता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं कि देखिए अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और ये मिथॉक्सीमीथेन के केस में ये इसका इससे ज्यादा है फिलहाल इस केस में। अब कोई बच्चा कहे कि भाई आपने अल्कोहल को इसके साथ क्यों कंपेयर किया, अब मैंने आपको ये कहा है ना कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इसमें एक कार्बन फालतू है, कार्बन का मास कितना होता है, 12, इसमें ऑक्सीजन फालतू है 16। तो इसका मतलब अगर आप इनका मोलर मास देखें तो सबका मोलर मास जो है, इसका 46 आता है, इसका 46 आता है, इसका 44 आता है। तो मास क्या है, मोलर मास क्या है, कंपेरेबल। तो ऐसे वालों को भी हम कंपेयर करते हैं। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है अगर आप देखें तो उसमें जो, अगर इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है, तो इसका जो होगा ज्यादा होगा। तो ये केस जो है जरूर कर लीजिएगा कि कई बार ना प्रोपेन आता है, हम सोचते हैं कि इसके अंदर तो 3 कार्बन है, हम एंड में लिख देंगे, नहीं हाइड्रोकार्बन अगर कंपेरेबल मास के हैं, क्योंकि देखिए कोई कहे कंपेरेबल क्यों है बेटा, इसमें एक ऑक्सीजन फालतू है, इसमें क्या है, इसमें भी ऑक्सीजन है और इसमें कार्बन फालतू है। अब मास देख लो, खुद सोचो इसका जो मास आने वाला है वो क्या आने वाला है, ये बराबर का मास आने वाला है, क्योंकि कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया, तो कंपेरेबल मास है। तो ये जो है ना, ये कई बार आ जाता है इथेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन या प्रोपेन में। आप बताइए किसका ज्यादा है, तो रीजन तो नहीं आता है, बहुत कम आता है रीजन, पर रीजन जितने बता रही हूँ वो पता होने चाहिए आपको। तो बाकी एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये 11.3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है पेंटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ओल, मिथेनॉल। तो सबसे कम किसका होगा, जिसमें सबसे कम कार्बन है, मिथेनॉल का। उसके बाद किसका नंबर आएगा, इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ कि सबसे कम इसका होगा। फिर किसका आएगा, इथेनॉल 2 का। फिर किसका होगा, प्रोपेनॉल प्रोपेन का। का हाँ, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। अब किसका होगा, जिनमें ब्यूटेन 4 कार्बन, अब 1 का होगा या 2 का होगा, क्योंकि इन दोनों में सेम हो गए, 2 का। टू का होगा। तो मैं आपको इसको मैं 4 कह देती हूँ, ABCD कह दो, क्योंकि फिर हाँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था ब्रांचिंग वाले का कम होगा, अगर आइसोमर्स हैं तो ब्रांचिंग जो है वो 4 में है, 5, उसके बाद एंड में आ जाएगा आपका A आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस मैम। हाँ। मैम चलिए, अब ये तो हो गया। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, अब इसमें खुद देखेंगे, ये जो है ये प्रोपेन 1 ओल है, मतलब इसमें 5 कार्बन है। ये ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन है। ये पेंटेनल है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मैंने कराया नहीं है, मैं बाद में कराऊंगी, पर अभी मैं इसका आंसर बता दूंगी। इसमें भी 5 कार्बन है, ये एल्डिहाइड है, और ये ईथर है।
तो सबसे पहले अगर आप देखें जो मैंने आपको बताया था, सबसे कम ये जो है इसमें जो है सबसे कम आएगा ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन का आएगा सबसे कम, तो ये ब्यूटेन का आएगा एन ब्यूटेन का। एन ब्यूटेन में 4 कार्बन है, हालांकि ये जो इथॉक्सी इथेन है इसमें 4 कार्बन है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास जो है ब्यूटेन से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन भी तो है। उसका मतलब इसका 5 कार्बन के बराबर लगभग मास आएगा इथॉक्सी इथेन का, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो इसका फिर इथॉक्सी इथेन ईथर का नंबर आ जाएगा। फिर अगर आप देखें, आप कहें कि एक अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड का अल्कोहल से कम होता है, तो पेंटेनल आएगा, फिर ये पेंटेनल आएगा, उसके बाद आएगा पेंटेनोल आएगा, उसके बाद हमारा अल्कोहल आएगा। तो ये जो चीज है कि एल्डिहाइड का कम क्यों होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एल्डिहाइड का अल्कोहल से कम होता है, ये अभी याद रखिए। कीटोन का भी कम होता है, तो ये हम आगे इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आता है सबको? यस सर मैम। अब बेटा हमें तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस। इस केमिकल रिएक्ट, अब देखिए ज्यादातर जो लगभग 70 to 80% रीजनिंग है ना, वो इसी चैप्टर के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद सिर्फ 10 या 20% रीजनिंग रह जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो है अभी जो एक कुछ कंसेप्ट बताऊंगी, आपने बड़े आराम से और ध्यान से पढ़ने हैं। अच्छा, इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। अब ये कह रहे हैं आप 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, अभी जब मैं कराऊंगी तो 3 हेडिंग्स में कराऊंगी। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, या हम जो है ना इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, हम सोचते हैं कि भाई याद कैसे होंगे। तो अगर आप 3 हेडिंग के अंदर ढंग से लॉजिकली याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही रैंडमली मैंने एक कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया कि ये वाला आसान लग रहा है, तो पेपर के टाइम में आप भूल जाएंगे, तो आपकी जो मेहनत है वो भी खराब हो जाएगी। अब देखिए केमिकल रिएक्शन हमने 3 तरह के पढ़ने हैं। पहले केमिकल रिएक्शन वो वाले पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अल्कोहल हो या फिनॉल हो, सब में OH ये बॉन्ड होता है, COH ये बॉन्ड होता है ना, चाहे यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हो इस कार्बन पे, ये बॉन्ड होता है। तो कह रहे हैं कि जो अल्कोहल और फिनॉल्स हैं दोनों का ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, OH बॉन्ड। तो पहले रिएक्शन वो पढ़ेंगे जहां पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड, मतलब अल्कोहल और फिनॉल अपना H लूज कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? ये दोनों के लिए Yes, पढ़ेंगे, अल्कोहल के लिए भी और फिनॉल के लिए भी। अब दूसरे रिएक्शंस हम कौन से पढ़ेंगे, जिनमें CO बॉन्ड टूटेगा, मतलब हमारा ये OH क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, जिनमें हमारा, अब देखिए आप खुद सोचिए, जो फिनॉल्स होते हैं उनमें मैंने आपको बताया था ये जो CO बॉन्ड होता है इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, तो उस केस में ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये हम सिर्फ अल्कोहल के लिए पढ़ेंगे, और अगर आपको मैं बताऊं ये सेकंड वाले रिएक्शंस हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वही चीज हल्की सी बताएंगे कि अच्छा ये रिएक्शंस है, अदरवाइज ये आप कर चुके हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले प्रिपरेशन बताई थी ना फ्रॉम अल्कोहल, वही सेम रिएक्शन रिपीट होंगे। तो पहले रिएक्शन कौन से करे हमने, जिसमें H देंगे, H टूटेगा, और दूसरा जिसमें मान लीजिए CO बॉन्ड टूटेगा। ये किसके लिए पढ़ेंगे, अल्कोहल्स के लिए। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इसमें 1 या 2 रीजनिंग है, बाकी फिनॉल के अंदर नेम रिएक्शन है बहुत सारे, 3 नेम रिएक्शन, आई थिंक 3 या 4। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझ में आई कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन करेंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बी वाला, इसको बस रिपीट ही करेंगे। ये अल्कोहल और फिनॉल के लिए। अच्छा, जो चीज H देती है, अगर आप देखें जो चीज H देती है इसका मतलब वो क्या होगी, एसिडिक होगी। तो इसमें हम अल्कोहल के एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक और एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रीजनिंग है।
और ये जो रीजनिंग अभी मैं कराऊंगी ये अगले चैप्टर में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे उसमें भी एसिड स्ट्रेंथ आती है, तो वहां पे आपको समझने में ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा, लैंग्वेज यही यूज होगी उसमें भी। तो ये हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबको इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब मैं एक जो है ये मैं अभी स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी में कुछ चीज लिखी हुई है, वो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है। ये कह रहे हैं क्योंकि एक भी पॉइंट हमें नहीं छोड़ना। ये कह रहे हैं कि अल्कोहल बहुत ही वर्सटाइल कंपाउंड होते हैं। वर्सटाइल मतलब जो जिनमें वर्सटैलिटी होती है, मतलब काफी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंदर ना। अगर हम कह देते हैं कि ये वर्सटाइल एक्टर है, इसका मतलब वो किसी भी रोल को, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या किसी भी तरह का रोल हो, किसी भी करेक्टर में वो क्या करता है, मतलब वो जान डाल देता है। यही होता है ना कि वो हर करेक्टर होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब ये दे रिएक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर जाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी ये काम करते हैं। तो ये बात कह रहे हैं ये कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी करते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं। अब ये कह रहे हैं कैसे काम करते हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है। ये आपको वैसे नहीं डिटेल में पढ़ना है, ये ध्यान वही जो मैंने आपको चीज बताई। ये कह रहे हैं अगर ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटे, अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं, ये अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं, अगर ये देखिए, अगर ये अपने लोन पेयर से जो है अटैक कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, ये जो है अगर अपने, सॉरी इनका एच निकल रहा है, अगर हम ये देखें, ये वाला बॉन्ड जब टूटता है तो ये क्या करते हैं, अपने लोन पेयर से अटैक करते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो ये एज अ क्या काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये RO माइनस, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये खुद, क्योंकि अगर H बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, RO माइनस बन जाएंगे, ये खुद क्या बन जाएंगे H बॉन्ड टूटने के बाद, न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहे हैं। जबकि ये कह रहे हैं अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला, क्योंकि जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अगर आप खुद सोचिए अल्कोहल में अगर OH वाला बॉन्ड टूट गया तो अल्कोहल पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, R प्लस अल्कोहल के पार्ट के ऊपर, OH तो निकल गया। और ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे रिएक्शंस में ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो ये हम मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है इनका, जो ये प्रोटोनेट हो जाते हैं। प्रोटोनेट का मतलब इनका ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का, ये खत्म हो जाता है। यहाँ देखिए ये प्रोटोनेट हो गया, तो फिर क्या होता है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। ये देखिए ये Br माइनस के साथ जुड़ गया R प्लस, ये वाला पोर्शन। तो ये एज अ क्या काम किया इन्होंने, इलेक्ट्रोफाइल का काम किया। अगर ये अपना H प्लस इनका ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो ये क्या बन जाते हैं भाई, ये बन जाते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। और अगर इनका जो है OH बॉन्ड तोड़ दें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि मे बी इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए कि ठीक है ना, तो ये और इसको हम जो है आगे करेंगे। अब हम दोबारा से अपने उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, रिएक्शंस। तो इसमें मैंने बोला सबसे पहले हम कौन से रिएक्शन करने वाले हैं, ऐसे रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड टूटेगा। तो बेटा इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, दो तरह के रिएक्शंस करेंगे और ये दोनों में ये बॉन्ड टूटेगा, OH मतलब ये अपना H दे देंगे। तो इसमें हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स की, और बात करेंगे दो रिएक्शंस ही करने हैं इसमें हमने, एक है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल और दूसरा है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में एक छोटी सी रीजनिंग है और ये अल्कोहल और फिनॉल्स में काफी ज्यादा रीजनिंग है एसिडिटी से रिलेटेड। ये समझ में आता है सबको कि भाई हम दो ही रिएक्शन करेंगे, एक करेंगे रिलेटेड टू एसिडिटी और दूसरा करेंगे एस्टेरिफिकेशन। ठीक है? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम एसिडिटी करेंगे अल्कोहल की। तो ये कह रहे हैं एसिडिटी में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स,
कि मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, सॉरी अल्कोहल और फिनॉल मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ। जो एक्टिव मेटल मतलब जो रिएक्टिव हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल या फिनॉल में कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है। फिर अल्कोहल भी 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उनमें कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, और ऐसे फिनॉल्स में भी हम एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए बोला आप आराम से इसको याद करिएगा। तो अच्छा, इससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अल्कोहल यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखें, ये कह रहे हैं कि जब देखिए अल्कोहल ROH होता है, अगर इसका H निकल जाए तो ये क्या बनता है, RO माइनस बनता है। ये जो RO माइनस होता है इसको अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज याद कर लीजिएगा, इसको अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। अगर ये R CH3 के बराबर हो तो ये मिथॉक्साइड आयन हो गया। अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता तो इथॉक्साइड आयन। तो ये याद रखना है अल्कोक्साइड आयन किसे बोलते हैं, RO माइनस को। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इनको शुरू से ही ध्यान रखना है। और ऐसे ही फिनॉल का जब H निकल जाए, ये बॉन्ड टूट जाए, तो ये बन जाता है O माइनस, ऊपर आ जाता है O माइनस। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्योंकि मैं पूरे आगे चैप्टर में बार बार बोलूंगी अल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अल्कोक्साइड आयन क्या है या फिनॉक्साइड आयन क्या है, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ना ही सोच पाएंगे ढंग से। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने शुरू में लिख दी है। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये कह रहे हैं ये जितने भी अल्कोहल या फिनॉल्स होते हैं ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अल्कोक्साइड आयन कैसे बनता है, जब ये अपना H दे देते हैं। ऐसे फिनॉक्साइड आयन भी जब ये H दे देते हैं। तो ये देखिए अल्कोहल लिखा है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भाई ये बन जाएगा RO माइनस, सोडियम पे भी होता है प्लस चार्ज, तो RONA, और इसको बोलेंगे सोडियम अल्कोक्साइड। इसको ऐसे भी लिख देते हैं RONA। वैसे तो ये एक आयनिक स्पीशीज है, तो RO माइनस Na प्लस होता है, लेकिन अगर आप ऊपर लिखना भूल गए तब भी ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए NaCl को हम NaCl आयनिक मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर जरूरी थोड़ी ना हम प्लस माइनस चार्ज लिख के दिखाते हैं। तो ऐसे इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देन ये एग्जांपल दिया, ये मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, RO के ऊपर माइनस चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है। तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई कहे अल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करते हैं, अपना H+ दे देते हैं, H+ दे के RO माइनस बनाते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो भाई बैलेंसिंग होगी, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ 3 आ गया। तो ये आप नीचे एग्जांपल देख लीजिए। भाई H दे दिया अपना, क्योंकि कई बच्चे ना ये पूछ लेते भाई यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, क्यों लिख दिया, मुझे नहीं समझ में आया। मतलब वो सीधा बिना समझने के लिए, तो ये तो मैंने बैलेंस करने के लिए लिखा है ना फॉर्मूला। जैसे NaCl का NaCl है फॉर्मूला, MgCl2 का मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या AlCl3 है। ऐसी सेम ये वही चीज है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, अगर आपको ध्यान हो मैंने बताया था। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, ये मैं बात बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ में आती रहे कि हमने ये किया था कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अगर यहाँ Cl लगा